हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। वह टॉपिक है चल कुंडली धारामापी, मूविंग क्वाइल गैल्वानोमीटर। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आई प्रॉमिस यू आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करके 4 नंबर जरूर फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वो सब आज आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका नोट्स का जो लिंक है वह मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर के नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स जल्दीबाजी में यहां से मत बनाइए, आपको अच्छे से ये सब चीजों को लिखना है। बस यहां पर आप पूरे मन से रहिए ताकि आपको रटना ना पड़े, आप सब कुछ मुजबानी बोल दे यहीं पर, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चल कुंडली धारामापी यानी मूविंग क्वाइल गैल्वानोमीटर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गैल्वानोमीटर यानी धारामापी क्या होता है। नाम तो आप सबने सुना होगा धारामापी का, गैल्वानोमीटर का। अगर नाम नहीं सुना है तो फिजिक्स पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर अभी तक आपने गैल्वानोमीटर का नाम नहीं सुना है तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो धारामापी होता क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। जो धारामापी होता है वह किसी भी वैद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में अत्यंत सूक्ष्म करंट को, अत्यंत सूक्ष्म धारा को मेजर करता है, मापता है, ठीक है ना। धारामापी क्या करता है, अत्यंत सूक्ष्म धारा को मापता है। मिली एम्पियर में जो धारा होती है उसको धारामापी मापता है, गैल्वानोमीटर मापता है। या फिर हम कहें कि धारा को यह डिटेक्ट करता है, करंट को क्या करता है, डिटेक्ट यानी पकड़ता है। सपोज करिए ऐसा कोई हमने वायर लगा दिया है, अगर इसमें बहुत सूक्ष्म धारा जा रही है और हमें चेक करना है कि इसमें धारा है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा देते हैं। गैल्वानोमीटर लगाएं, अगर इस वायर में थोड़ी सी भी धारा जाएगी, इस वाले वायर में थोड़ी सी भी धारा जा रही होगी तो गैल्वानोमीटर की यह जो सुई है वह डिटेक्ट करने लगेगी, ऐसे हिलने लगेगी। अगर इसमें थोड़ी सी भी करंट जाएगा तो ये सुई क्या करेगा, हिलने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसमें धारा प्रवाहित हो रही। यानी कि धारामापी करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को पकड़ता है या संसूचन करता है, या और क्या करता है, अत्यंत सूक्ष्म धारा को मापता भी है, ठीक है। जैसे जो धाराएं मिली एम्पियर में है उसको कहां से हम लोग मापते हैं, धारामापी की सहायता से ही मापते हैं, ठीक है। तो धारामापी के बारे में शायद से ये सब चीजें आप लोग जानते भी होंगे। हमें पढ़ना है चल कुंडली धारामापी। वही धारामापी 2 प्रकार का होता है। चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला जो प्रकार है वह है निलंबित। पहला प्रकार कौन सा है, निलंबित कुंडली धारामापी। पहला प्रकार कौन सा है, निलंबित कुंडली धारामापी, ठीक है ना। और इसी धारामापी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल से पूछेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसकी इंग्लिश होगी सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वानोमीटर। अगर आपसे कोई नाम न देता हो, एग्जाम में डायरेक्ट कहता है कि चल कुंडली धारामापी के बारे में लिखिए, तो आप इसी के बारे में पूरी डिटेल लिख करके चले आइएगा। आपको कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ हम 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे। दूसरा जो इसका पार्ट है वह है किलकित कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी, या फिर, ठीक है, किलकित कुंडली धारामापी, या फिर एक और है कौन सा, वेस्टर्न धारामापी। इसको 2 नामों से जाना जाता है, किलकित कुंडली धारामापी, वेस्टर्न धारामापी, ठीक है। किलकित कुंडली धारामापी को कहते हैं पियोटेड। अब इसको जो आप पढ़िए,
ठीक है, पियोटेड कॉइल और पायोटेड कॉइल भी पढ़ते हैं, तो जो आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। वेस्टर्न गैल्वानोमीटर, ठीक है। चल कुंडली धारामापी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, निलंबित कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी। किलकित कुंडली धारामापी को वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। इसका वर्किंग, ठीक है, कार्यविधि और इसका कार्यविधि एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत, सेम टू सेम प्रिंसिपल इसका भी है, ठीक है ना, कुछ भी अंतर नहीं। जो प्रिंसिपल इसमें लिखना है वही इसमें भी लिखना है। इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है ना। किस चीज का अंतर है? कंस्ट्रक्शन का अंतर है। इसका कंस्ट्रक्शन और इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग है। इसमें जो रीडिंग हम लोग पढ़ते हैं, जो धारा का मान हम लोग पढ़ते हैं, इस वाले में वह कहां से पढ़ते हैं? लैंप और स्केल की सहायता से पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो किससे पढ़ते हैं? लैंप और स्केल की सहायता से। क्या पढ़ते हैं? रीडिंग को। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग हम लोग इसमें किससे पढ़ते हैं? धारा का मान कितना आ रहा है वह हम लोग किससे पढ़ते हैं? कहां से हमें पता चलता है? लैंप और स्केल की व्यवस्था के द्वारा। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक संकेतक लगा होता है, एक पॉइंटर लगा होता है, ठीक है, और संकेतक के साथ साथ इसमें वृत्ताकार पैमाना होता है, वृत्ताकार पैमाना होता है। बस यही अंतर है थोड़ा सा इसमें। मतलब ऐसे एक वृत्ताकार पैमाना बना होता है, इसमें अंक लगे होते हैं, ठीक है, 1 2 3 ऐसे लगे थे, एक सुई लगी होती है जिसे संकेतक कहते हैं। सुई जहां जाकर रुक जाएगी हम लोग कहेंगे वही इतना धारा का मान है, ठीक है ना। तो बहुत थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में इसके अंतर है, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें जो पढ़ना है इस वीडियो में वह पढ़ना है निलंबित कुंडली धारामापी के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग मेन हेडिंग डालिए, निलंबित कुंडली धारामापी, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, निलंबित कुंडली धारामापी। चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आएगा, तो हेडिंग आप लोग लगाइए, लिख लीजिए, हम भी लिख देते हैं, निलंबित कुंडली। शायद से आपको दिख रहा हो, बहुत ऊपर तो नहीं हो गया है, अगर दिखाई न दे रहा हो तो सुनाई तो दे रहा होगा। हेडिंग है निलंबित कुंडली धारामापी, जिसे कहते हैं, अभी अभी इसको लिखा भी था हमने, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वानोमीटर, ठीक है ना। तो गैल्वानोमीटर है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये क्या करता है? गैल्वानोमीटर ही है, तो सूक्ष्म करंट को मेजर करेगा या फिर करंट को डिटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, सिद्धांत का, ठीक है ना। यानी कि यह जो धारामापी है वह किन सिद्धांतों पर आधारित है? यह धारामापी किन सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल की। लिखना कुछ भी नहीं है, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सब कुछ वहां से जाकर के लिखना है, केवल यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर के पहला जो फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था, देखिए प्रिंसिपल यह 2 सिद्धांतों पर आधारित है। पहले सिद्धांत की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, और उस बल आघूर्ण का मान हमने जो निकाला था टाउ इज इक्वल टू, वह था NIAB साइन थीटा। कहाँ? बल आघूर्ण, ठीक है ना। किस पे बताइए? धारावाही कुंडली पर। ये बातें आप जानते हैं धारावाही कुंडली पर, पहले वाले वीडियो में हमने इसको प्रूव भी किया था। कुंडली पर बल आघूर्ण, इतना बल आघूर्ण कार्य करता है, ये चीजें आप समझ रहे हैं। जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिसका मान NIAB साइन थीटा होता है। यानी क्या होता है? उस कुंडली में फेरों की संख्या, कितने फेरे लपेटे गए हैं। I उस कुंडली में प्रवाहित धारा, A क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान, और थीटा क्या है?
ए और बी एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। ठीक है, तो पहला हमारा सिद्धांत यही है। क्या सिद्धांत हमने पढ़ा कि जब किसी धारावाहिक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिसका मान टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा होता है। दूसरा जो इसका सिद्धांत है कि किसी भी जैसे वायर है या फिर किसी भी तार को आप ऐंठिए, या फिर हम इस प्रकार से कहें, एक प्रकार से आपको समझाते हैं। ठीक है ना, सपोज करते हैं यहाँ पे हमने इसको, इस किताब को, इस नोट्स को हमने क्या किया है, इस नोट्स को एक वायर की सहायता से ऐसे लटका दिया है, एक रस्सी की सहायता से लटका दिया है। ठीक है ना, अब जब हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करेंगे तो इस यानी कि इस पर जब हम बल आघूर्ण लगा करके इस पर घुमा रहे हैं, बल लगा करके इसको घुमा रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये जो जिस पर ये लटका हुआ है, हैंग किया हुआ है, वह रस्सी भी घूमेगी कि नहीं घूमेगी? ठीक है ना, घूमेगी। अब ये रस्सी घूम रही, जैसे ही हमने बल को हटाया ये पुनः अपनी वापस अवस्था में आ रहा है। पुनः वापस अवस्था में आने का मतलब क्या है? यानी कि जो रस्सी घूमी वह रस्सी एक रिवर्स बल आघूर्ण लगा रही है। ठीक है ना, रिवर्स बल आघूर्ण लगा रही, जिसके कारण यह पुनः अपने वापस अवस्था में आ रहा है। बताइए, ऐसा तो नहीं आप ऐसे इसको घुमा दिए, लटका हुआ है, ऐसे घुमाए, एक रस्सी की सहायता से लटका हुआ है, इस बात को आप कल्पना कीजिए। ठीक है, इसको हमने घुमाया, अब जहां पे घुमाया क्या वहीं अटका रहेगा? नहीं, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे यह पुनः ऐसे घूमता हुआ अपने साम्य स्थिति में आएगा। क्यों आता है? इससे हमें पता चल रहा है कि जब हमने बल लगाया तो इसके साथ साथ जिस रस्सी पर यह लटका हुआ है, जिस वायर पे लटका हुआ है, वह भी घूमा। जैसे ही हमने छोड़ा यह पुनः अपने वापस अवस्था में आया। यानी कि जो ये रस्सी है, जो ये वायर है, यह इस पर एक रिवर्स बल आघूर्ण लगाता है। समझ रहे हैं ना, तभी तो ये पुनः अपने वापस अवस्था में आ रहा है। समझ गए बात को? ठीक है, तो दूसरा जो सिद्धांत है वह यही कहता है कि किसी भी तार को ऐंठने पर, ठीक है ना, किसी भी तार को ऐंठने पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, वहीं रिवर्स बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसको आप ऐंठन बल आघूर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा सिद्धांत है किसी भी तार को ऐंठने पर उस पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जो उसे साम्य स्थिति में यानी पुरानी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अगर ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों वर्किंग प्रिंसिपल आप समझ गए हैं, ठीक है ना, तो आई होप इस सब चीजें आप समझ जाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। दो सिद्धांत है, एक इतना बल आघूर्ण कार्य करेगा और दूसरा एक रिवर्स बल आघूर्ण कार्य करता है। जब आप उसको बल लगा करके ऐसे घुमाते हैं, ऐसे बल लगा करके घुमाया तो उस रस्सी में एक रिवर्स उल्टा बल आघूर्ण कार्य करता है, जो इसको पुनः ऐसे घुमा करके पहले वाली अवस्था में कर देगा। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, इन्हीं दो सिद्धांतों पर ये निलंबित कुंडली धारामापी हो चाहे किलकित कुंडली धारामापी हो कार्य करता है। हम लोग बात करेंगे इसकी संरचना की, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन का। तो फिगर इसका एकदम आसान है, केवल आप लोग देखते चलिए। ठीक है ना, देखते चलेंगे तो आसानी से सब कुछ फिगर उगर आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब सही है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसका फिगर देखिए कैसे बन रहा है। आसानी से एक एक चीजों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, RUCTION, कहीं भी गड़बड़ लगे तो आप बना लीजिएगा, इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है भैया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वायर लिया और यहाँ पे हमने एक टर्मिनल लगा दिया। आई होप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिक्कत होता है, यहाँ पे लाइट आकर के गिरती है, ठीक है ना, तो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टर्मिनल लगा दिया। ये क्या है, टर्मिनल T1 है। इसका नाम हमने क्या दिया है, टर्मिनल T1। क्या होता है, जब तार को इसमें जोड़ देते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद पुनः हमने इसको आगे ऐसे बढ़ाया, यहाँ पर हमने एक मरोड़ पट्टी को लगा दिया। यह मरोड़ पट्टी क्या होती है, जरूरत पड़ने पर मुड़ेगी। ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर ये मुड़ जाती है। ये क्या है, मरोड़ पट्टी कहिए या मरोड़ कुंजी कहिए, दोनों एक ही चीज है, मरोड़ पट्टी।
इस पर हमने क्या किया, एक वायर लिया, स्ट्रेट वायर एकदम बनाइए, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट बनाइए ऐसे। ये जो वायर लिया जाता है वह फास्फर ब्रांज का होता है, ठीक है ना, फास्फर ब्रांज का तार होता है। कहीं कहीं पट्टी भी देखने को मिलता है, तो पट्टी लीजिए या फिर तार लीजिए, एक ही चीज है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक मिरर लगा देते हैं, दर्पण लगा देते हैं। ये क्या है, दर्पण है। दर्पण क्यों लगाते हैं, ताकि रीडिंग को पढ़ा जाए। स्केल और लैंप की सहायता से दर्पण को लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर हमें कुंडली बनानी है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुंडली बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको आप एकदम स्ट्रेट मत बनाइएगा। ये जो चीजें हम बना रहे हैं हल्का सा इसको आप तिरछा करके बनाइएगा। एकदम स्ट्रेट बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम स्ट्रेट इसको आप मत बनाइएगा। स्ट्रेट क्यों नहीं बनाएंगे, इसके पहले एक वाला अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आसानी से इसको समझ रहे होंगे। ये एकदम पास पास होता है। अगर एकदम स्ट्रेट बना देंगे, कोई एंगल नहीं बनेगा, तो कोई भी बल आघूर्ण भी कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। सपोज करते हैं ये हमने एन टर्म, एन बार, एन फेरे हमने लगा दिए हैं, एन फेरों को लगा दिया है। उसके बाद यहां से ऐसे होते हुए बाहर निकाला, यहां पर हमने स्प्रिंग लगा दिया है। स्प्रिंग लगाने के बाद हमने यहां पे दूसरा टर्मिनल लगा दिया, ठीक है ना। ये टर्मिनल क्या है, T2 है। उसके बाद यहां पे वायर है, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, ठीक है ना। ये बात आप समझ पाए कि नहीं। फिगर को अभी अच्छे से फिर से दिखाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं होना चाहिए, हल्का सा ऐसे होना चाहिए। ये जो फिगर हमने बनाया शायद से आप देख भी रहे होंगे, ये हल्का सा तिरछा। एकदम स्ट्रेट रहेगा तो नेट बल भी जीरो, नेट टाउ भी जीरो। हल्का सा स्ट्रेच करेंगे यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर हो, तो इसको एकदम ऐसे नहीं करना है, हल्का सा ऐसे कर देना है, ठीक है ना। ये एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए, हल्का सा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हम लोग यहां पे इसी पर लपेटते हैं। ये जो हम बना रहे हैं इसी पर लपेटते हैं। ये क्या है, ये आयताकार एल्युमिनियम की फ्रेम होती है। और इस फ्रेम के अंदर हम लोग नर्म लोहे की क्रोड को रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रोड आप बना रहे हैं ये कहीं भी टच न करे, ठीक है ना। इसको क्यों रखते हैं अभी आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है ना। इसको क्यों रखते हैं अभी आपको दिखाते हैं। अब इनको हम दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ऐसे, ठीक है। यहां पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ये सपोज करते हैं N ध्रुव, ये S ध्रुव, ये क्या है टर्मिनल T2, ठीक है। ये क्या है, नर्म लोहे की क्रोड। ये नर्म लोहे की क्रोड क्यों रखा जाता है। अब देखिए N S हमने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे N2S होगी, ठीक है ना। यहां पे नर्म लोहे की जो ये क्रोड है, ठीक है, ये जो चीजें हमने रखा है ये क्या है, ये है आपका नर्म लोहे की क्रोड। नर्म लोहे की क्रोड रखने से, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, नर्म लोहे की क्रोड रखने से जो ये चुंबकीय क्षेत्र था वह चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, बात समझिए। इसके अंदर हमने ये क्रोड रखा है। क्रोड रखने से जो चुंबकीय क्षेत्र है वह त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने से एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश और बी यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण होगा थीटा, वह ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। इस बात को समझिए, अगर आपने त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर लिया तब एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण होगा वह हमेशा 90 डिग्री होगा।
तो इस नर्म लोहे की क्रोड को लगाने के कारण एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इस बात को आप समझ गए। चलिए ठीक, ये जो रेड कलर से हमने आपको बनाया है ये क्या है, हमने आपको अभी बताया, यह आयताकार क्या है, आयताकार एल्यूमिनियम की, किसका है, एल्यूमिनियम की फ्रेम, ठीक है ना, ये क्या है, आयताकार एल्यूमिनियम की फ्रेम। ये जो वायर है ये क्या है, फॉस्फर ब्रांज का तार, और ये क्या है, दर्पण है। इस दर्पण जो है जब ये घूमेगा, ये कुंडली घूमेगी तो ये दर्पण भी इसकी सहायता से घूमेगा, ठीक है ना। ये है आपका फिगर, आई होप फिगर समझ गए होंगे। फिगर में क्या है, दो टर्मिनल, एक टर्मिनल T1 दूसरा टर्मिनल T2। जब इन टर्मिनलों को जोड़ देते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे होते हुए, ठीक है ना, धारा आपका कुछ इस प्रकार से होते हुए, यहाँ से होते हुए, ठीक है, ऐसे होते हुए, ठीक है, जितने भी फेरे हैं सभी फेरों से ऐसे होते हुए, ठीक, ऐसे होते हुए, नीचे से ऐसे होते हुए, यहाँ से होते हुए ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे इस वायर को इस टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है धारा प्रवाहित होने लगती है, और जब धारा प्रवाहित होने लगेगी, अभी वर्किंग में इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो इस पर एक बलागुण कार्य करता है, फिर आगे की कहानी देखेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है वो देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए यहाँ पे दो टर्मिनल है, ये मरोड़ पट्टी है, ये फास्फर ब्रांच का तार है, ठीक है, यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ है, ये एक कुंडली है, कुंडली के अंदर हमने क्रोड को रखा हुआ है, यहाँ पर एक स्प्रिंग रखा हुआ है, ये क्या है, स्प्रिंग। स्प्रिंग किस चीज का है, स्प्रिंग भी फास्फर ब्रांच के तार का ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो निलंबित कुंडली धारामापी में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना क्या है कंस्ट्रक्शन में वो आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से नोट्स बना लीजिएगा, फिर भी यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए ताकि रटना ना पड़े, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम लोग कहेंगे कि इसमें यानी कि निलंबित कुंडली धारामापी में एक आयताकार एल्युमिनियम की फ्रेम होती है, ठीक है ना। निलंबित कुंडली धारामापी में आयताकार एल्युमिनियम की फ्रेम होती है, और इस पर, किस पर, आयताकार एल्युमिनियम की फ्रेम पर तांबे के तार के कई फेरों को लपेट करके कुंडली बनाई जाती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें आयताकार एल्युमिनियम की फ्रेम पर तांबे के तार के कई फेरों को लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है, और इस कुंडली को फास्फर ब्रांच के तार की सहायता से दो प्रबल चुंबकों के बीच में लटकाया जाता है। पहली लाइन समझ में आया, हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसमें एक आयताकार एल्युमिनियम की फ्रेम पर तांबे के तारों के कई फेरों को लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है, और इस कुंडली को फास्फर ब्रांच के तार पर, फास्फर ब्रांच के तार की सहायता से दो प्रबल चुंबकों के बीच में लटकाया जाता है। हमने क्या किया है, इसकी सहायता से इस कुंडली को लटका दिया है, ठीक है ना। नर्म लोहे, यहाँ पे देखिए सॉरी, आयताकार एल्युमिनियम फ्रेम के अंदर, ठीक है, हम नर्म लोहे के क्रोड को रख देते हैं, इसके अंदर नर्म लोहे की क्रोड को रख देते हैं जो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। किस लिए रखते हैं, ताकि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर दे, और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो ए और बी के बीच का जो कोण होगा वह कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि कुंडली के ऊपरी सिरों को मरोड़ पट्टी से तथा मरोड़ पट्टी को टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं, कुंडली के निचले सिरों को स्प्रिंग से तथा स्प्रिंग को टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। क्या कहेंगे, कहेंगे कि कुंडली के ऊपरी सिरों को मरोड़ पट्टी से तथा मरोड़ पट्टी को टर्मिनल T1 से, निचले सिरों को स्प्रिंग से तथा स्प्रिंग को टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं।
कहेंगे कि ये जो आपका निलंबन, इसको देखिए हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं निलंबन तार, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं निलंबन तार। ठीक है, यह जो निलंबन तार होता है, निलंबन तार के निचले सिरे पर दर्पण लगा होता है और यह दर्पण लैंप और स्केल की सहायता से, यह दर्पण लैंप और स्केल की व्यवस्था के द्वारा विक्षेप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, निलंबन तार के निचले सिरे पर एक दर्पण लगा होता है और इस दर्पण की यह दर्पण लैंप और स्केल की सहायता से या व्यवस्था से क्या करता है, विक्षेप को पढ़ा जाता है। एक लाइन में पूरे से सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखना है फिर से हम बता दे रहे हैं, आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, आपको लिखना है कि इसमें आयताकार एल्युमिनियम की फ्रेम पर इसमें आयताकार एल्युमिनियम की फ्रेम पर तांबे के कई फेरों को लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली को फास्फर ब्रांच की तार की सहायता से दो प्रबल चुंबकों के बीच में लटकाया जाता है। इस कुंडली के बीच में नर्म लोहे की क्रोड को रखा जाता है जिससे त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कुंडली का ऊपरा सिरा मरोड़ पट्टी तथा टर्मिनल T1 से जुड़ा होता है। नीचे वाला सिरा स्प्रिंग तथा स्प्रिंग टर्मिनल T2 से जुड़ा होता है। निलंबन तार का निचला सिरा दर्पण से जुड़ा होता है। यह दर्पण इस तार के साथ साथ घूमता है तथा दर्पण लैंप और स्केल की व्यवस्था के द्वारा विक्षेप को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोल दे क्या, चलिए देखिए क्या लिखना है। कहेंगे कि इसमें आयताकार एल्युमिनियम की फ्रेम पर तांबे के कई फेरों के द्वारा लपेट करके कुंडली बनाई जाती है। इस कुंडली को फास्फर ब्रांच की तार की सहायता से दो प्रबल चुंबकों के बीच में लटकाया जाता है तथा इसके अंदर एक नर्म लोहे की कोट को रखा जाता है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य हो जाता है। ठीक है, इस कुंडली के ऊपरी सिरों को मरोड़ पट्टी से, मरोड़ पट्टी को टर्मिनल T1 से, निचले सिरों को स्प्रिंग से तथा स्प्रिंग को टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। कहेंगे कि निलंबन तार का निचला सिरा दर्पण से और यह दर्पण इस तार के साथ साथ घूमता है। ठीक है ना, उसके बाद यह दर्पण लैंप और स्केल की व्यवस्था के द्वारा विक्षेप को अध्ययन किया जाता है। इस दर्पण की सहायता से लैंप और स्केल की व्यवस्था के द्वारा विक्षेप का अध्ययन किया जाता है। तो यह कंस्ट्रक्शन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो नोट्स से आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वर्किंग, कार्य विधि। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे कार्य विधि। सारी चीजें शायद से आपको क्लियर हो रही होंगी, कोई भी दिक्कत तो अभी तक नहीं होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा प्लीज आप लोग। कार्य विधि देख लेते हैं, वर्किंग देख लेते हैं। हमने आपको बताया था इसके प्रिंसिपल में यह दो बेसों पर सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है या फिर धारावाही कुंडली पर एक बलाघुड़ कार्य करने लगता है, उसी बलाघुड़ को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। कहेंगे कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, जब कुंडली में, ध्यान से इस बात को आप समझिएगा, यही तो मेन है, धारा प्रवाहित किया जाता है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तब इस पर एक बलाघुड़ कार्य करता है, तब इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। ये बात तो हम लोगों ने प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, सिद्धांत में भी पढ़ा था। ठीक है ना, जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलाघुड़ कार्य करता है जिसका मान कितना होता है, जिसका मान टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा होता है। एन क्या है, फेरों की संख्या, जितने फेरे लगाए गए, तांबे के फेरे हमने देखे थे लपेटे गए थे तो 10 फेरे लगाए गए तो 10, 20 फेरे लगाए गए तो 20, 30 फेरे लगाए हैं तो 30। आई कितनी धारा हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं उसका मान, ए इस कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, बी
चुंबकीय क्षेत्र का मान, साइन थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का बना कोण। हम लोग जानते हैं यहाँ पे नर्म लोहे की क्रूड को रखा है, जिसकी सहायता से जो चुंबकीय क्षेत्र है, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, त्रिज्य है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, त्रिज्य है, अतः एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जो होगा वह कितना हो जाएगा, बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया अतः टाउ का मान कितना होगा, टाउ का मान कितना हो जाएगा, देखिए एन आई ए बी साइन थीटा था, थीटा के स्थान पर कितना हमने रख दिया, 90 डिग्री, यानी टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90 इसका मान 1। ये टाउ क्या आया है, आप बताइए। यह टाउ है जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जब हम इस कुंडली में धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं तो इस कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। यह बल आघूर्ण कार्य क्या करता है, इस कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। सपोज करिए पहले कुंडली एकदम ऐसे थी, ठीक है, हमने क्या किया, धारा प्रवाहित किया। जैसे ही हमने धारा प्रवाहित किया यह एक बल आघूर्ण कार्य करने लगा, इसका मान क्या है, एन आई ए बी। अब ये क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा, क्या करेगा, घुमाएगा, धारा देते चले गए, ये इसको घुमाता चला गया, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे ये घूम रहा है, जैसे जैसे ये घूम रहा है इसके साथ ये वाला तार भी घूमेगा जिस पर ये लटका हुआ है, ठीक है ना, ये तार घूमेगा। जैसे ही हमने धारा बंद किया, आई को बंद कर दिया, ये पुनः ऐसे अपने वापस अवस्था में आएगा। इसका मतलब क्या है, पुनः वापस अवस्था में आने का मतलब क्या है, हम कह रहे हैं कि हमने इसको बल आघूर्ण दिया, ये ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना, यानी कि जो ये वायर है इस वायर भी साथ साथ में घूमेगा। यानी वायर जैसे ही हमने धारा को बंद किया है पुनः वापस अवस्था में है, यानी ये जो वायर है हमने शुरुआत में बनाया था, ये रिवर्स में उल्टा बल आघूर्ण लगाता है जो इसको पुनः अपने उसी अवस्था में ला देता है, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अब बताइए बल आघूर्ण हमने लगाए, ऐसे घुमा, अब और बल आघूर्ण को बढ़ाते गए, बल आघूर्ण बढ़ाते गए, ये घूमता गया, बल आघूर्ण बढ़ाते गए, ये घूमता गया, ठीक है। तो बल आघूर्ण का मान जितना होगा ये उतना ही ज्यादा घूमेगा। यानी अगर ये जो ऐंठन कोण हम लोग मान ले फाई है, ठीक है ना, चलिए इसको आप लोग बना लीजिए, इसको बना लीजिए। अब इसको हम लोग रफ करने जा रहे हैं, ठीक है, इसके आगे का वर्किंग देखने के लिए बना लीजिए आप लोग, आसान है एकदम, बना सकते हैं। देखिए अगर हम लोग कह दें यदि तार में ऐंठन कोण फाई है, यदि तार में ऐंठन कोण फाई है, अगर तार में जो ऐंठन कोण फाई है, यानी कि हमने ये जो बल आघूर्ण दिया, इस बल आघूर्ण के कारण तार घूम रहा है, तो तार कितना घूम रहा है, फाई। बात को समझिएगा, हम कह रहे हैं बल आघूर्ण बढ़ा रहे हैं, फाई भी बढ़ता चला जाएगा, बल आघूर्ण बढ़ा रहे हैं, तार में ऐंठन भी बढ़ता चला जाएगा, और बल आघूर्ण लगाया, तार और ऐंठा, यानी कोण लगातार बढ़ रहा है। अर्थात इस बात को आप समझिए, बल आघूर्ण लगाइए, तार जितना ज्यादा घुमाएंगे उतना ज्यादा ऐंठन होता चला जाएगा। बताइए, इसको आप ऐसे घुमाते चले जाएंगे, ये ऐंठता चला जाएगा, यानी कोण का मान लगातार बढ़ता चला जाएगा। यानी टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, टाउ का मान बढ़ाएंगे, तार में जो ऐंठन है वह बढ़ता चला जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाना है तो कांस्टेंट लगेगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं वह है सी, ठीक है। सी को हम लोग कहते क्या है वो भी देख लीजिए, अभी सी के बारे में आसानी से आपको बताएंगे, टोरिजिनल कांस्टेंट है, ठीक है, पूरी डिटेल से सी के बारे में भी बताते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है ना। अब बताइए टाउ का मान हमें कितना मिला है, टाउ का मान कितना मिला है, एन आई ए बी इज इक्वल टू सी फाई। अगर यहां से हमें आई का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा बताइए, सी के बटे एन आई, सॉरी आई तो लिख दिया है, ठीक है, ए बी
इंटू 5, यही आएगा आई का मान, आई का मान यही आएगा। बताइए, ये सब गुणे में था, उधर गया भाग में। देखिए सी क्या है, कांस्टेंट है। सी क्या है, कांस्टेंट है। हमने पहले ही देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट कौन सा लगा था, सी, तो ये कांस्टेंट है। एन, फेरों की संख्या भी क्या है, कांस्टेंट है। कुल कितने फेरे लगे हुए हैं हम लोग गिन सकते हैं, या फिर हमें पता होता है। ए का मान यानी कि कुंडली का क्षेत्रफल भी क्या है, कांस्टेंट है। बी भी हमने बताया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और इसके स्थान पर हम लोग लिख देते हैं के। इस पूरे के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, के, यानी कि I इज इक्वल टू कितना हो गया, के फाई। फाई क्या है, विक्षेप है, ऐंठन कोण, और इसी ऐंठन कोण को हम लोग विक्षेप भी कहते हैं। मतलब यह कितना घूमा, उसमें कितना विक्षेप हुआ, वह क्या है, फाई है। ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू के, जहां के क्या है, जहां के बराबर आपका क्या है, के किसके स्थान पर लिखा, सी एन ए बी, और इसको हम लोग कहते हैं धारा परिवर्त गुणांक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, धारा परिवर्त गुणांक। ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या मिल गया, I इज इक्वल टू के फाई। अच्छा I क्या है, कांस्टेंट, अगर इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई भी हमें मिल रहा है। यानी कि जितना ज्यादा धारा होगा फाई का मान उतना ही ज्यादा होगा। यानी धारा का मान बढ़ाते जा रहे हैं, विक्षेप बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो विक्षेप है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कुंडली में जो विक्षेप हो रहा है फाई, वह धारा आई की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है ना। ये बात आप समझ पाए कि नहीं। अच्छा, इस चीज को आप फिर से ध्यान से देखिए, सी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सी क्या है उसके बारे में चलिए बता देते हैं। देखिए सी के बारे में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से। जो सी है वो आप देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने इसको घुमाया, ठीक है ना, ये ऐसे लटका हुआ है, इसको आपने बलाघुड़ लगाया, बलाघुड़ लगा के घुमाया। ये जैसे ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड घुमा, कितना घुमा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड घुमा, तो जानते हैं कि ये जैसे ही घूमेगा ये रस्सी भी घूमेगी, वायर भी घूमेगी, और ये वायर रिवर्स एक फोर्स लगाती है, बलाघुड़ लगाती है, जो इसको पुनः उसी अवस्था में लाएगा। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब ये घूमा तब वह रिवर्स कितना टाउ लग रहा है, रिवर्स कितना बलाघुड़ लग रहा है, वही क्या है, सी हैट ओरिजिनल कांस्टेंट है। इस बात को आप समझिएगा। हमने कहा कि ये आपका कुंडली है, इस कुंडली को हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे घुमाया, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड घूमेगा तो ऊपर वाला वायर भी जो लटका हुआ है वह भी घूमेगा। जब वह घूमा तो वह रिवर्स एक फोर्स लगाएगा जो इसको पुनः ऐसे लाने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। हमने ऐसे ले जाकर के इसको रोका हुआ है। अब देखिए जब ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड घूमा तो जो ये वायर है वह रिवर्स जितना फोर्स लगाता है, ठीक है, रिवर्स जितना फोर्स लगाता है उसी फोर्स का नाम सी है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ट्विस्ट हुआ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर घूमा तो कितना फोर्स लगाया, सी। 2 डिग्री सेंटीग्रेड घूमेगा, सॉरी 2 डिग्री घूमेगा सेंटीग्रेड नहीं तो 2c फोर्स लगाएगा। 3 डिग्री घूमेगा तो 3c। हमें कितना माना है, 5 डिग्री, तो 5 डिग्री घूमेगा तो कितना फोर्स लगाएगा, 5c फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। 5 डिग्री घूमे पर तो कितना फोर्स लगाएगा, 5c, और उसे 5c, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं c5। तो यही c5 हमने लिखा हुआ है। ठीक है ना। यह जो अवस्था है, ये जो अवस्था है, इस अवस्था को हम लोग कहेंगे साम्य अवस्था। इस कंडीशन को, इतनी सब चीजें आप जान गए होंगे, अब तो शायद से कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना नोट्स कर लीजिए, फिर आगे की कहानी हम लोग देखते चले जाएंगे। ठीक है ना। पूरा नोट्स कर लीजिए, थोड़ा सा समझते चलेंगे। ये जो अवस्था है, इस अवस्था NIAB क्या है, NIAB क्या है, जो फोर्स हमने लगाया है। C5 क्या है, जो फोर्स वह वायर हम पर लगा रहा है। ठीक है, रिवर्स जो फोर्स लगा रहा है। आप इस बात को पकड़िए, NIAB यानी टाउ, टाउ क्या है, जो फोर्स हमने लगाया है, यानी कि कुंडली में जो धारा के कारण फोर्स है। और जो C5 है वह क्या है, रिवर्स फोर्स, जो वायर रिवर्स हम पर लगा रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। कब बराबर होंगे, सपोज करिए ये इसको हमने हैंग कर दिया है, लटका दिया है, इसको घुमा रहे हैं, आसानी से घूमेगा।
जब थोड़ा घुमा लेंगे तो देखेंगे थोड़ा टाइट घूमेगा, और घुमाते चले गए देखिए और धीरे धीरे घूम रहा है, और घुमाया तो और फोर्स लगाना पड़ रहा है, और घुमाया तो और फोर्स, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि पूरी फोर्स लगाएंगे फिर भी ये घूमेगा नहीं। घुमाते जा रहे हैं लेकिन ये घूम नहीं रहा है, एकदम स्ट्रेट हो गया है। तो इसका मतलब जितना फोर्स हम लगा रहे हैं ये वायर जो है रिवर्स हमारे पर उतना फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है। नेट बल कितना हो जा रहा है? 0। तो उसी कंडीशन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कंडीशन आप ऐसे समझिए या फिर ऐसे समझिए, एक ही चीज है, ठीक है। तो यहां से आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। आसान चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा क्या है, इन सब चीजों को पकड़ना है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना। अब हमें जानना है धारा सुग्राहिता के बारे में, धारा सुग्राहिता, ठीक है। धारा सुग्राहिता यानी करंट सेंसिटिविटी, यानी कौन ज्यादा अच्छा है, करंट सेंसिटिविटी। समझिए थोड़ा सा इस बात को। जैसे हमने आपको 2 धारामापी को दे दिया है, ठीक है ना। 2 धारामापी हमने आपको दिया है, ये सपोज करते हैं G1 है, ये सपोज करते हैं G2 है, ठीक है। जब हमने इसको 2 मिली एम्पियर करंट दिया तब जाकर के ये सुई डिफ्लेक्ट करी, सुई हिली, और इसको हमने 0.5 मिली एम्पियर करंट दिया तभी इसकी सुई हिल गई। आप हमारी बात को समझिए। हम कह रहे हैं कि इसमें हमने 2 मिली एम्पियर का करंट दिया तब जाकर के ये विक्षेप को बताया, लेकिन इसमें हमने 0.5 एम्पियर का ही करंट दिया और इसकी सुई में विक्षेप आ गया। यानी कौन ज्यादा अच्छा है, कौन जल्दी करंट को पकड़ रहा है, कौन जल्दी करंट को डिटेक्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है। यानी कि जो कम करंट पर विक्षेप को दिखा दे, विक्षेप मतलब फाई, जो कम करंट पर विक्षेप को दिखा दे वही क्या होता है, सुग्राहिता, ज्यादा सेंसिटिविटी है, ठीक है ना। तो यहां से हम चीजों को कर रहे हैं, यहां से देखिए धारा सुग्राहिता, यस, सेंसिटिविटी से हमने यस को लिया, धारा की बात कर रहे हैं तो आई, तो यस आई क्या दिखाता है, धारा सुग्राहिता। होगा कितना बताइए, देखिए विक्षेप कम धारा पे दिखा दे, ध्यान से दिखाइए, कम धारा रहेगा तो यस आई का मान ज्यादा, यानी कि सुग्राहिता ज्यादा होगी जब धारा क्या हो, कम हो। कम धारा में विक्षेप ज्यादा हो, कम धारा में विक्षेप ज्यादा हो तो सुग्राहिता क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आई का मान बताइए ज्यादा कर देंगे तो यस आई का मान क्या होगा, कम आएगा, यानी कि सुग्राहिता कम है, ठीक है ना। इस बात को आप पकड़ लीजिएगा। तो यहां से सुग्राहिता यस आई बराबर होता है फाई के बटे आई, यानी विक्षेप बटे धारा। जितना ज्यादा कम धारा रहेगा सुग्राहिता उतनी उसकी ज्यादा रहेगी, ठीक है। जो कम करंट पर विक्षेप को दिखा दे वही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहां से एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बटे आई। आई का मान हमें यहां से पता है कितना है, सी के बटे सी फाई है ना, यहां पे देखिए सी इंटू फाई बटे एन ए बी, ये फाई इस फाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज डेट एस आई इज इक्वल टू एन ए बी, सबसे नीचे है सबसे ऊपर जाएगा, एन ए बी के बट्टे कितना हो जाएगा, सी, एन ए बी के बट्टे सी, ठीक। तो यहां से जो करंट सेंसिटिविटी है उसका मान कितना है, एन ए बी के बट्टे सी, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे धारा सुग्राहिता की, ठीक है। यहां से आप आसानी से पकड़ पा रहे होंगे कि किसको बढ़ाएंगे तो कौन घटेगा, ठीक है ना। ये सब चीजें आप लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वोल्टेज, ठीक है। ये सब चीजों को रफ कर देते हैं, समझाने के लिए केवल था। वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सुग्राहिता उसी प्रकार से जो कम वोल्टेज पर विक्षेप दिखा दे वो ज्यादा है, अच्छा है, ठीक है ना। तो इसको यस भी से प्रदर्शित करेंगे, देखिए एस भी से प्रदर्शित करेंगे,
सेंसिटिविटी कौन सा, वोल्टेज वाला, ठीक है। तो फाई के बट्टे क्या हो जाएगा, भी। बताइए, जैसे यहाँ धारा था तो फाई के बट्टे आई, यहाँ पे वोल्टेज है तो फाई के बट्टे भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फाई बट्टे भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। आर क्या है, उस क्वाइल का, उस कुंडली का प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो आई का मान हम उठा करके रख देते हैं। आई का मान हमें यहां से पता है कितना, सी फाई बटे एन ए बी इंटू आर। फाई से कैंसिल हो जाएगा, यानी एस भी इज इक्वल टू, एन ए बी सबसे नीचे सबसे ऊपर, तो एन ए बी के बटे कितना हो जाएगा, सी आर। यानी कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वह होता है एन ए बी के बटे सी आर, ठीक है ना। तो आसानी से धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी भी आप लोग यहां से देख सकते हैं। तो ये जो आपका था टोटल था चल कुंडली धारा मापी में, जो निलंबित कुंडली धारा मापी है उसके विषय में ये पूरी चीजें हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग, फिर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो जितनी भी चीजें थी इसमें हमने सब पढ़ लिया है। आसानी से आप नोट्स कर लीजिए, ठीक है। सारी चीजें आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से वहां पर जाकर के आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आज की इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं सब आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ।